प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले बड़ा रिलीफ, नवाज शरीफ की हिफाजती जमानतें मंजूर, अदालत ने एवन फील्ड अल अजीजिया रेफरेंसेज में वारंट मुअत्तल कर दिए। 24 अक्टूबर तक नवाज शरीफ को गिरफ्तार न करने का हुक्म, कायद नून लीग के पाकिस्तान आने के लिए रास्ते साफ, नवाज शरीफ का काफिला दुबई पहुंच गया। क्या पाकिस्तान पहुंचने के बाद नवाज शरीफ किसी ट्रैप में आ सकते हैं? इसके अलावा बात करेंगे नवाज शरीफ चौथी मर्तबा वजीर आजम बनने के लिए तैयार, वापसी की तमाम तैयारियां मुकम्मल। दोस्त ममालिक ने भी अपना वजन नवाज शरीफ के पलड़े में डाल दिया। सीनियर तज्जियाकार सुहेल वड़ाइच ने अपने कॉलम में बड़े राजों से पर्दा उठा दिया। आने वाले इलेक्शन में कौन जीतेगा, चेयरमैन पीटीआई का मुस्तकबिल क्या होगा, मारूफ सहाफी सुहेल वड़ाइच की नवाज शरीफ के साथ होने वाली मुलाकात की अंदरूनी कहानी उन्हीं की जबानी जानेंगे। इसके अलावा बात करेंगे चेयरमैन पीटीआई की पार्टी सरबराही खत्म होने का खतरा, इलेक्शन कमीशन में केस समाअत के लिए फिक्स, 24 अक्टूबर फर्दे जुर्म का दिन मुकर्रर, 26 को समाअत, नून लीग के करीबी साबिक ब्यूरोक्रेट्स निगरान वफाकी वज़रा के सर पर भी तलवार लटक गई। इलेक्शन कमीशन क्या फैसले कर सकता है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे सदर आरिफ अलवी की सहाफियों से मुलाकात, सदर आरिफ अलवी इमरान खान को बचाने में अब क्या किरदार अदा कर सकते हैं। मुलाकात में मौजूद टेलन न्यूज इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ सुहेल इकबाल भट्टी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे एक्सक्लूसिव डिटेल्स जानेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफी और तज्जियाकार सुहेल वड़ाइच साहब, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सुहेल साहब, बहुत शुक्रिया पहले तो कि आपने पहली मर्तबा हमें टाइम दिया और हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी। अच्छा सुहेल वड़ाइच साहब, नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, इट्स द बिग स्टोरी। पिछले एक हफ्ते से हम जो देख रहे हैं और फिर आज एक दो दिनों में तो ये बड़ी फाइनलाइज हो गई तमाम चीज़ें। आप जब वो लंदन में थे तो आपकी उनसे मुलाकातें हुई, क्या किस तरह से रीड किया आपने इन मुलाकातों को और नवाज शरीफ को? देखिए जी, मेरे पास कोई डायरेक्ट तो उनके मुंह से निकली हुई तो कोई बात नहीं है कि जो खबर बन सके, लेकिन जो मेरा अपना तजिया है, जो जायजा है, मुझे ऐसे लगता है कि उनके मामलात जो हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ वो तय हो चुके हैं और एस्टेब्लिशमेंट के पास भी शायद यही वाहिद सियासी रास्ता था कि वो किसी न किसी सियासी जमात को जिसकी कुछ ना कुछ हैसियत हो उसको अपने साथ रखें, वगरना अगर ये नहीं किया जाता तो जाहिर है सारे ही फिर सियासी कुव्वतों को एक लाठी से हाँकना जो है वो मुश्किल हो जाता। दूसरा प्रॉब्लम ये था कि जो इस वक्त निगरान हुकूमत है, जो एस्टेब्लिशमेंट है, इकॉनमी के बारे में परेशान है, उनको पैसे चाहिए और जो दोस्त ममालिक हैं जिन्होंने ये कुछ इशारे दिए हुए हैं कि वो पैसे देना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि कोई ऐसा क्रेडिबल फेस हो जो मुल्क की इकॉनमी जो है चला सके। तो मेरा ख्याल है इसी बात पर सारा ये कंप्रोमाइज हुआ है दोस्त ममालिक में और एस्टेब्लिशमेंट में। ये तय हुआ है कि फिर नवाज शरीफ को जो है एक चांस दिया जाए। तो नवाज शरीफ आ ही इसीलिए रहे हैं कि उनसे ये मामला तय हो चुका है और वो जो है अल्टीमेटली उनको वजीर आजम बनाया जाएगा। अच्छा सुहेल वड़ाइच साहब, ये जो आपने दोस्त मालिक वाली बात की बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन इससे पहले ये बताएगा कि आपने कहा कि उनके मुंह से डायरेक्ट कोई बात नहीं निकली, बट अगर डायरेक्ट ना भी निकली हो, आप जैसा जीरक सहाफी जब चीज़ों को देख रहा होता है या ऐसी मुलाकातें कर रहा होता है तो वो बहुत सारे एंगल्स होते हैं जिनको देख कर और फिर एक ऑब्जर्वेशन या असेसमेंट देता है। आपकी उनके बयानिए से मुताल्लिक क्या असेसमेंट है? क्या वो अपने बयानिए पे कायम है जो उन्होंने कुछ दिनों पहले एक इंतकाम की सियासत का ऐलान किया था, या वो बैकफुट पे चले गए हैं एंड एक्चुअली वो बैकफुट पे ही हैं और रहेंगे? देखिए जी, मेरी जो उनसे मुलाकात हुई थी तो ये जो है अगस्त पिछले की बात है और मैंने उनसे एक ही रिक्वेस्ट की थी कि भाई जो इमरान खान ने जो आपके साथ किया है, आपको जेलों में रखा, नून लीग को जेलों में रखा, मीडिया पर पाबंदियां लगाई और भी हर वो चीज की जो नहीं उन्हें करनी चाहिए थी बतौर वजीर आजम, एक जमहूरी वजीर आजम के। तो मैंने मियां साहब से रिक्वेस्ट की कि अगर आपको चांस मिले या आपकी पार्टी को चांस मिले तो आपको ये रवायत आगे नहीं बढ़ानी चाहिए। आपको चाहिए कि ये मामला यहीं ख़त्म कर दें और एक मसालियत की बुनियाद, एक रवादारी की बुनियाद रखकर मुल्क को आगे चलाएं। अगर ये नहीं होगा तो नफरत और इंतकाम का जो सिलसिला है ये फिर कभी ख़त्म नहीं होगा। ये सर्कल दोबारा से दोबारा बनते जाएंगे। और मेरी ये राय है कि नवाज शरीफ साहब 3 दफा वजीर आजम पहले रह चुके हैं,
उनसे तजर्बाकार इस वक्त सियासतदान पाकिस्तान में कोई नहीं है। तो इससे पहले भी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ भी इसी रिवेंज साइकिल का हिस्सा थे, लेकिन फिर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ दोनों को एहसास हुआ कि भाई एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि अब इमरान खान को भी ये एहसास होना चाहिए और मियां साहब को इसमें इनिशिएटिव लेना चाहिए कि एक नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो तय जो है वो बनाया जाए, और पीटीआई जो है वो भी ये साइन करे कि वो भी जमहूरी इक़्तिदार के फरोग के लिए, मीडिया की आज़ादी के लिए और फेयर एंड फ्री इलेक्शन के लिए काम करेगी। दोनों इस पर मुत्फिक हों रूल्स ऑफ द गेम पर, और तभी जाके मुआशरा जो है वो जो है कुछ नॉर्मल हो सकता है और सोसाइटी आगे जा सकती है। अगर ये लड़ते रहे आपस में, एक दूसरे की जमहूरियत ना तस्लीम करते रहे, एक दूसरे का मैंडेट ना तस्लीम करते रहे, तो फिर कोई इम्कान नहीं है नियर फ्यूचर में कि पाकिस्तान में कोई असली जमहूरियत आ जाए। अजीब वड़ाई साहब, बहुत शुक्रिया आपका सर, आपने ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच। ये हमारे साथ ये मुनीफ फ़रूक साहब थे सर 2-3 दिन पहले, वो भी लंदन में। अभी उनसे मियां साहब के पाकिस्तान से, अगर पाकिस्तान रवानगी से पहले उनकी भी मुलाकातें हुई हैं, तो उन्होंने जो बात बताई थी वो उनका ये कहना था कि मेरी रीडिंग ये आफ्टर मीटिंग उनके नवाज शरीफ साहब को, बिल्कुल रिसेंट मीटिंग हुई है लास्ट वीक शायद, तो उसके बाद मियां साहब का जो बयानिया था जो उन्होंने दिया था पहले इंटरव्यू में कि वापस जाके मैंने जनरल बाजवा और जनरल फैज़ साहब जो है उनको फिक्स करना है, अगरचे पार्टी ने बाद में कहा जी ऐसी कोई बात नहीं, हम इकनॉमिक एजेंडे के लिए आ रहे हैं, मियां साहब ने भी कोई बात नहीं की। लेकिन मुनीफ फ़रूक साहब का कहना था, उनकी राय है कि मियां साहब ने उनके साथ इस मामले पर जो गुफ्तगू की है, जो लोग बैठे हुए थे, वो अपने बयाने पर कायम है कि एक दफ़ा वज़ीर आज़म बन गए तो फिर हम वही इशू जो है सेटल करेंगे जनरल फैज़ का, जनरल बाजवा का। तो हाउ डू यू सी दैट सर, कि आप तो कह रहे हैं कि उन्हें ये सारी चीज़ें फॉरगिव एंड फॉरगेट करना चाहिए, तो ये अभी की ये बात है पिछले हफ्ते की सर, कि मियां साहब तो आगे मूव करने को तैयार नहीं है अकॉर्डिंग टू उनके मुनीफ फ़रूक साहब की। देखिए, बड़ी बदकिस्मती होगी कुलासरा साहब, बड़ी बदकिस्मती होगी कि अगर फॉरगेट एंड फॉरगिव ना किया गया। फर्ज करें हम ये समझते हैं कि जो है अगर ये रिवेंज का सिलसिला जो जारी रहता है तो इसका नतीजा क्या होगा। देखिए, फिर एक रिवेंज का साइकिल शुरू हो जाएगा। और दूसरी तरफ ये है कि होना तो ये चाहिए कि अगर जनरल बाजवा ने कोई रॉन्ग डूइंग की है या फैज उम्मीद ने की है तो कोर्ट की तरफ जाया जाए। और फर्ज करें जो जनरल मुशर्रफ का जो ट्रायल हुआ था, मैं समझता हूँ कि वो एक बड़ी अच्छी पेशकदमी थी, और उससे जो आइंदा की जो मार्शल लॉज और आइंदा की जो फौजी मुदाखलत है उसके ऊपर एक बड़ा क्लियर क्वेश्चन मार्क आ गया। अब इतना आसान नहीं रहा मार्शल लॉ लगाना, क्योंकि एक दफा अदलिया ने ये इंडिकेशन दे दी है कि अगर कोई मार्शल लॉ लगाएगा तो उसको सजा भी दी जा सकती है। तो दूसरी तरफ मेरा ख्याल ये है कि अगर पाकिस्तान में आपने असली जमहूरियत लानी है और अमन लाना है और ऐसा माहौल बनाना है कि जिसमें मुल्क चल सके, तो फिर आपको एक तरफ पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन करनी पड़ेगी, दूसरी तरफ आप अदारों के साथ भी एक जो है एक ऐसा तरीका करेंगे कि जिससे लड़ाई ना हो। बहुत हमने सीख लिया, हर हुकूमत जो है उसकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई होती है, लेकिन अब एस्टेब्लिशमेंट को भी ये समझना चाहिए और हुकूमतों को भी कि लड़ लड़ के सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो रियासत का हुआ है, पाकिस्तान का हुआ है और जमहूरियत का हुआ है। और अल्टीमेटली पाकिस्तान की इकानमी बैठ गई है, सियासत बैठ गई है, मुस्तकबिल के बारे में मायूसी आ गई है, लेकिन इसके पीछे यही रीजंस हैं तो जो हम आपस में लड़ते रहे। अच्छा सर, आपका मैं वो पढ़ रहा था वो तहरीर जो आपने बड़ा हमेशा आप बड़े एक उसमें अच्छे रिवीलिंग कॉलम लिखते हैं, फुल ऑफ ब्रेकिंग न्यूज़, स्पेशली पॉलिटिक्स पे आपसे बेहतर शायद कोई इस तरह की प्रेडिक्शन या इस तरह की खबरें सामने मत लाता हो, कोई ना लाता हो। आपने इसमें लिखा है कि ये जो वहाँ पे हमारे दोस्त ममालिक हैं जो पाकिस्तान को माली इमदाद का इशारा दे रखा है जिन्होंने, तो उन्होंने शर्त रखी है कि ऐसा सियासी चेहरा लाया जाए जो लॉन्ग टर्म ये पॉलिसी जो है हमारी मुआशी पॉलिसी, तो उनकी ज़मानत दे। मतलब है कि नवाज शरीफ साहब को लाया जाए, उन्हीं को लाया जाए। मेरा सर आपसे ये सवाल था कि ये बात दोस्त ममालिक जो हैं वो इमरान खान साहब या जरदारी साहब या बिलावल साहब के बारे में क्यों नहीं कहते, वह उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ साहब? देखिए, एक तो ये है कि मेरा ख्याल है कि जरदारी साहब के तो सऊदी अरेबिया से या बिलावल साहब के सऊदी अरेबिया से तल्लुकात इतने कोई बहुत गहरे नहीं है। हाँ, अलबत्ता जो मुत्तहिदा अरब अमारात की
जो लीडरशिप है उसके साथ इनके बहुत गहरे रिलेशनशिप है। और दूसरा प्रॉब्लम यह है कि जो इकॉनमी में आज तक अगर कोई परफॉर्मेंस बुरी या अच्छी दिखाई है तो वो मियां नवाज शरीफ ने दिखाई है। आप देखें, मोटरवेज देखें, लिबरलाइजेशन ऑफ इकॉनमी देखें, और जो है पाकिस्तान के हवाले से अगर कुछ डेवलपमेंट के बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट नजर आते हैं तो मियां नवाज शरीफ के हैं। लोड शेडिंग का खात्मा है, तो कुछ चीजें उनके क्रेडिट में है। तो इस क्रेडिट को देखते हुए शायद उन्होंने ये कहा होगा कि अगर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी आप चाहते हैं तो कोई पॉलिटिकल फेस लाएं। जाहिर है क्योंकि निगरान हुकूमत तो लंबा प्लान नहीं दे सकती, और ना निगरान हुकूमत को कोई भी दुनिया की जो दूसरे ममालिक हैं वो लॉन्ग टर्म प्लान में उसको सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए जरूरी था कि कोई ऐसा बंदा आए जो लॉन्ग टर्म और जिसकी कुछ हिस्ट्री भी हो ऐसी। तो मेरा ख्याल है कि इस हवाले से, और दूसरा उनके तल्लुकात भी हैं। आपको पता है जब वो जलावतन हुए सऊदी अरब रहे, अब भी वो जाते हैं तो उनसे हमेशा उनको, अभी पिछले दिनों वो उम्रा करने आए थे तो हमने देखा था कि उनको बिल्कुल ऑफिशियल और प्रोटोकॉल दिया गया था और बाकायदा, और उम्रे में वो नजर आ रहा था। तो ये सारी चीजें इंडिकेट करती हैं कि जो दोस्त ममालिक हैं उन्होंने क्यों प्रेफर किया होगा नवाज शरीफ को। अच्छा सर, एक और चीज़ बड़ी इसमें हमें इंटरेस्टिंग नज़र आती है कि बातें आपने जो बताई कि मियाँ साहब का इकनॉमिक विजन है, शायद उन दोस्त ममालिक को डेवलपमेंट जो उनका है वो पसंद होता होगा। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जब मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनते हैं, पिछले 3 हुकूमतें अगर हम देख लें तो पाकिस्तान में कम पाए जाते हैं। वो ज़्यादातर बैरून मुल्क दौरे करते हैं। पिछली दफ़ा हमने देखा 2013-2017 के दरमियान 122 से ज़्यादा मुल्कों के दौरे किए, 400 दिन से ज़्यादा वो पाकिस्तान से रहे। ये बहर है, मतलब 1 साल तो पाकिस्तान में नहीं थे। उस वक्त सारी हुकूमत और वो चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे आके सागडार साहब चलाते, पार्लियामेंट वो नहीं जाते 8-8 महीने, 6-6 महीने वहाँ पे कैबिनेट के इजलास नहीं बुलाते, सेनेट नहीं जाते, वो तो इस मुल्क में नज़र ही नहीं आते। फिर उनका इकनॉमिक प्लान, उनकी चीज़ें, मतलब दौरे, सारा कुछ, तो वो चीज़ें, और उसके साथ ही कि हर दफ़ा जब भी उनको 3 साल गुजरते हैं, 2.5 साल गुजरते हैं, उनकी लड़ाई हो जाती है इस्टेब्लिशमेंट से, और हम फिर एक 12 अक्टूबर, फिर 2017, फिर सारी चीज़ें, तो मुल्क वापस चला जाता है सर, उसमें डिक्टेटरशिप में चला जाएगा या सख्तियाँ शुरू हो जाएंगी, कुछ और लोग आ जाएंगे। तो हम समझते नहीं कि मियाँ साहब के अंदर भी स्टेबिलिटी का एक बहुत बड़ा इशू है। अगेन वो खुद उस पर स्टेबल नहीं है तो स्टेबिलिटी कैसे दे पाएंगे सर? मैं माजी की बात कर रहा हूँ, ज़रा अगर उसको सामने रखें। नहीं, ये आपकी बातों से मुझे कोई इख्तलाफ नहीं है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। सवाल, प्रॉब्लम यह है कि बार बार एस्टेब्लिशमेंट क्यों उनसे सुलह करती है। आप देखें ना, ये चौथी दफा है कि एस्टेब्लिशमेंट की उनसे 4 दफा लड़ाई हुई है और ये चौथी दफा सुलह हुई है। जाहिर है इसका मतलब यह है कि कुछ ना कुछ उनके पास भी बेचने के लिए है एस्टेब्लिशमेंट को, और एस्टेब्लिशमेंट को उनकी जरूरत पड़ती है तो उनको बुलाते हैं, वगरना क्यों बुलाएं। अब भी आप देखें ना, प्रॉब्लम यह है कि अगर पाकिस्तान में कोई उनसे बेहतर चॉइस होती है एस्टेब्लिशमेंट के पास तो डेफिनेटली वो चॉइस यूज करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर आपकी पीटीआई से लड़ाई है, पीपल्स पार्टी को आप लाना नहीं चाहते, तो फिर क्या करेंगे? तो मेरा ये ख्याल है कि ये उनके पास कोई ऑप्शन ना होने की वजह से ये ऑप्शन अपनाया गया। ये तो नहीं समझते बड़ा साहब, जो हमारे यहाँ एक बड़ा खूबसूरत एक मुहावरा है कि दुश्मन का दुश्मन भी दोस्त होता है, कि एस्टेब्लिशमेंट की इस वक्त लड़ाई हो रही है, खान साहब से चल रही है, तो उनके पास ऑप्शन ये है कि जो खान साहब की, नवाज शरीफ साहब की दुश्मनी है उनको लाएं। ये भी दुरुस्त है। इससे पहले नवाज शरीफ साहब की जब लड़ाई हो गई थी एस्टेब्लिशमेंट से, तो उन्हें उस वक्त लगा कि इमरान खान साहब और नवाज शरीफ साहब की लड़ाई है, तो खान साहब हमारे दोस्त हैं। यही मैं कलासरा साहब, मैं यही तो कह रहा हूँ कि ये बदकिस्मती है कि हमारे सियासतदान एक दूसरे के खिलाफ रिवेंज साइकिल जो है उसमें फंसे हुए हैं और नुकसान मुल्क का हो रहा है। और एस्टेब्लिशमेंट जो है, जिसको कि जाहिर है पाकिस्तान की इकानमी की फिक्र है और होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर इकानमी नीचे जाती है तो अल्टीमेटली डिफेंस भी नीचे चला जाएगा। अगर मुल्क के पास पैसे नहीं होंगे तो असला कहाँ से आएगा, आज फौज की तनख्वाहें कहाँ से आएंगी। तो मेरा ये ख्याल है कि अब एस्टेब्लिशमेंट को भी पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन की सपोर्ट करनी चाहिए ताकि मुल्क की इकानमी जो है वो चल सके। अगर रिकंसिलिएशन ना हुई, पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो रिवाइव ना हुआ, तो याद रखें फिर इकॉनमी भी रिवाइव नहीं होगी, और अगर इकॉनमी रिवाइव ना हुई तो कल को आपकी डिफेंस को भी खतरा होगा। तो ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हैं।
अच्छा सुहेल साहब, एक और आपने इस कॉलम में एक बड़ी इंटरेस्टिंग साइड थी जिसमें थोड़ी सी आपकी विशफुल थिंकिंग थी, आपकी पर्सनल राय थी और आप चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, जिसमें आपने कहा कि कितना ही अच्छा हो कि नवाज शरीफ वापस आए तो वो कहे कि मेरे जो मुखालिफ हैं उनको बाहर निकालो जेल से, और अगर ऐसा भी मुमकिन ना हो सके तो जब वो इक्तदार में आ जाएं तो वो उनको इस चीज़ से रिलीज कर दें कि इसमें इंतकाम नहीं लेता। इसके इम्कानात कितने % हैं? देखिए, गुजारिश ये है कि ये है तो मेरी ख्वाहिश, लेकिन ये बड़ी प्रैक्टिकल ख्वाहिश है और अगर ये ऐसा ना किया गया तो मुल्क चलेगा भी नहीं। देखिए, गुजारिश ये है कि अगर वही रिवेंज साइकिल जारी रखा गया तो क्या आप समझते हैं कि कल को जब भी ये रजीम खत्म होगा तो कभी ना कभी तो पीटीआई की बारी आएगी ना, तो फिर वो इसी तरह दोबारा सिलसिला शुरू कर देंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि हमें साउथ अफ्रीका की मिसाल सामने रखते हुए हमें ये फॉरगिव एंड फॉरगेट का मसला जो है उसको मद्देनजर रख के इस सर्कल को खत्म करना चाहिए और उसकी बजाय एक वफामत, एक दूसरे के साथ मिलकर चलने की, एक दूसरे को साथ प्लेस देने की जो सियासत है वो शुरू करनी चाहिए। मुल्क का फायदा इसमें। आपने जो बात की है, मुझे बिलावल भुट्टो की तकरीर याद आ गई लास्ट सेशन की, जिसमें उन्होंने कंप्लेंट की थी जरदारी साहब से ज्यादा और नवाज शरीफ साहब से, शायद अपने बड़ों से उन्होंने कहा आप हमारे लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं। उस वक्त खान साहब को मेरा ख्याल अटक जेल वहाँ पे भेज दिया गया, तो उसके बाद की तकरीरें गिरफ्तार हो चुके थे, वो जेल में थे या सजा हो चुकी थी उनको। तो उन्होंने कहा जनाब कि जो चीज़ें 90s में आप करते रहे, आप हमारे लिए वही दुश्मना छोड़ के जा रहे हैं, आप लोग तो साइड पे हो जाएंगे, उम्र का तकाजा है। अगर मैंने और मरियम नवाज ने तो पॉलिटिक्स करनी है, उनका इशारा इसी तरफ था जो आप कह रहे हैं कि कल को खान साहब आएंगे, फिर मरियम नवाज साहब और आगे मुझे फ्रेम करेंगे जेल में, आगे वो डाल देंगे, फिर हम उनको डाल देंगे। तो दैट्स व्हाट इज इन योर माइंड सर, जो बिलावल ने भी ये बात की थी, तो इसका एंड तो कहीं नजर नहीं आ रहा। देखिए जी, अगर तो पैटी पॉलिटिक्स करनी है तो फिर तो आपस में लड़ें, उससे फायदा उठाएं कि अगर इमरान की फौज से लड़ाई है तो नवाज शरीफ फौज के साथ मिल जाएं, और अगर नवाज शरीफ की फौज से मुखालफत है तो इमरान खान फौज से मिल जाएं, और जरदारी साहब भी इससे फायदा उठाएं कि जो जिसकी लड़ाई हुई है उससे वे स्पेस हासिल करें। लेकिन अगर एक मैच्योर पॉलिटिक्स करनी है, एक ऐसी पॉलिटिक्स करनी है जो मुल्क को बनाए, तो फिर ये रवैये तर्क करने होंगे। क्लासरा साहब, फिर जो है हमें तो साफ नजर आ रहा है कि अगर ये लड़ाई जारी रही तो क्या इससे जमहूरियत का फायदा होगा? डेफिनेटली नहीं फायदा होगा। हाँ, अगर कोई रिकन्सिलिएशन पार्लियामेंट में बैठ जाए, आपस में कोई रास्ता निकाले, एक दूसरे को तस्लीम करें, ये गालियों और नफरत की जो बातें हैं तो काश ये खत्म हो जाए। तो ये मेरी एक विशफुल थिंकिंग भी है, लेकिन ये बड़ा प्रैक्टिकल रास्ता। अच्छा बड़ा साहब, एक आपने बड़ी अच्छी बातें की, आपकी हमेशा आपकी ये पॉजिटिव आउटलुक रहती है गुफ्तगू में भी, तहरीर में भी। एज ए पर्सन मैं साहब ज़रा बड़े बरसों से आपसे एक तल्लुक़ है, एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आपने हमेशा ज़िंदगी गुजारी, फेयर अनफ। लेकिन ये हमारा खित्ता है, ये थर्ड वर्ल्ड के ममालिक है, जहाँ तक जब तक ये सियासतदान एक दूसरे को गालियाँ ना दें, जेलों में ना डालें, एक दूसरे को छितर ना मारें, सड़कों पर पिटाइयाँ ना करवाएं, कपड़े ना फाड़ें, और जो कुछ वहाँ पे ये पार्लियामेंट में हम आप मुजाहरे देखते रहे हैं, आप पूरी कौम देखती रही है लाइव, ये काम ना करें, एक दूसरे को चोर डाकू बदमाश ना कहें, तो लोग भी तो वोट नहीं देते सर जी। इसके बगैर तो वो कहें अच्छा जी आप तो मिल गए हैं, आप तो नूरा कुश्ती कर रहे हैं। अगर आपने किसी को अप्रिशिएट कर दिया, पीटीआई ने अगर नवाज लीग को कर दिया, नवाज लीग वालों ने पीटीआई के बारे में कह दिया, या वहाँ से बिलावल ने तारीफ कर दी कि फलां काम बड़ा अच्छा हुआ है, लोग कहते हैं देखो यार ये तो सारे चोर डाकू इकट्ठे हो गए, नूरा कुश्ती हो गई है। और आपको याद होगा जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था उस वक्त भी यही बातें की थी, चोर डाकू जो है लूट मार के बाद इन्होंने बराबर कर लिया है, तो कौम तो वोट नहीं देगी, फिर उसके बाद वो वोट डालने तो नहीं जाएंगे। कौम को तो तमाशा चाहिए सर, उन्हें भी तो गाली चाहिए, उन्हें भी एक दूसरे के कपड़े फाड़ते नजर आने चाहिए, अदरवाइज दे आर नॉट गोइंग टू वोट एनीवन सर। तो इसलिए मजबूरी तो है सियासतदानों के एक दूसरे को वो चौक पे खड़े होकर तमाशा करें, पार्लियामेंट में करें, कपड़े फाड़ें एक दूसरे के। क्लासरा साहब देखिए, पॉलिटिक्स दो तरह की होती है। एक पॉलिटिक्स है कि आप जो है लोगों के पीछे लगते हैं, एक होती है लीडरशिप जो लोगों को पीछे लगाती है। हमने तो लीडर देखे हैं, गांधी, नेहरू, जिन्ना, अल्लामा इकबाल, ये जो लोगों को पीछे लगाते थे, जो गाइड करते थे कि आप यूं करें। हमने भुट्टो को देखा है कि उनका करेक्टर था सर, मैं आपको सारी बात करूं, उनका करेक्टर था, वहाँ फाइनेंशियल उनके इशू नहीं थे, उनकी मिलें नहीं थी, कारखाने नहीं थे, शुगर मिलें कह लें, फैक्ट्रियाँ कह लें, बला बला का यहाँ 30-30, 40-40 इनके फैक्ट्रियाज हैं, वो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं करते थे, पैसा बाहर नहीं रखते थे।
और बहुत सारे काम 2 नंबरिया नहीं करते थे, उनके औलादे नहीं करती थी, तो उनका क्या मुकाबला सर जिनके साथ आप कह रहे हैं कि इनको उसी तरह होना चाहिए? आइडियल लीडरशिप तो वही है ना सर। देखो, आइडियल को याद तो करना पड़ता है ना। ट्रू। अब अगरचे हमारे पास उस तरह के आइडियल नहीं है, लेकिन इन्हें ये रास्ता तो दिखाना है ना कि यार ये आइडियल है, आप इस आइडियल रास्ते पे चलें। तो बुनियादी बात यह है कि ये जज्बाती लड़ाइयों से, एक दूसरे को गाली गलौज देने से या तो मसले हल हो गए होते या होने का इम्कान होता, तो बिल्कुल मैं इस रास्ते की हिमायत करता। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि ये करने से, एक दूसरे को जेलें भेजने से ना वोट बैंक कम होते हैं और ना जाके अल्टीमेटली आपको कोई फायदा पहुंचता है। या तो ये नवाज शरीफ को जेल में रख के उससे वो जो लाखों करोड़ों डॉलर कहते थे वो ले आए होते, या जरदारी साहब से ले आए होते, या कुछ अदालतों से कुछ निकल आता, या आप इमरान खान से कुछ हासिल कर लेते। जब ये हासिल कुछ नहीं है, ठीक है, कोई फायदा नहीं है मुल्क को, हम पीछे से पीछे ही जा रहे हैं। अच्छा बड़ाई साहब एक बात बताइएगा सर, इस वक्त इमरान खान साहब की उम्र अगर मैं गलत नहीं कह रहा वो 70 साल है, नवाज शरीफ साहब 72 साल। जी सर 73 और अच्छा 70। चले हम चलो थोड़ा बेनिफिट ऑफ द डाउट देते हैं कि वो बहुत स्ट्रांग आदमी है, वो जवान लगते हैं जनाब, वो 20s में लगते होंगे, उनकी चले 70 साल है, नवाज शरीफ साहब की 72-73 है, जरदारी साहब इज अप्रोचिंग 70। नवाज शरीफ और इमरान खान जो है हम उम्र है। चले सर 72 पे, दोनों को 72 पे ले जाते हैं सर। जो है शहबाज शरीफ 2 साल छोटे हैं। राइट सर, वो 70 हो गए सर। इसके बाद जरदारी साहब हो गए जनाब, वो ऑलमोस्ट अप्रोचिंग, वो भी तकरीबन पहुंचने वाले हैं। मौलाना साहब, इन तमाम को मिला के 200-250 साल बनते हैं इन तमाम लीडरों का, अगर मैं गलत नहीं कह रहा। पूछना मैंने ये है, अगर जो बातें आपने इतनी अच्छी बातें की हैं, हवाले दिए हैं, लीडरशिप के भी दिए हैं, अगर इतने 200 साल या 250 साल के इनका तमाम कलेक्टिव विजडम मिला के भी उन्हें इस बात की समझ नहीं है, जो बातें आप कह रहे हैं, तो आपका ख्याल है आप भी इनको आ जाएंगी 72-70 साल की उम्रों के बाद? क्योंकि कहते हैं फ्लेक्सिबल आपकी लर्निंग एज तो 40 तक होते, 40 के बाद तो फिर वो 400 किसी की नहीं सुनता बंदा, कहते मैं ही अकले खोलूँ, अब मैं ही भगवान हूँ। साहब देखो, खिलासा साहब देखें, गुजारिश ये है कि हम कोई गाइड या लीडर तो है नहीं, हम तो अपनी एक ओपिनियन देते हैं कि ये करना चाहिए, ठीक है, और जाहिर है लीडर जो है फैसला तो उसने करना है जी। तो अपनी सजेशन देनी चाहिए, अपना रास्ता बताना चाहिए कि मेरी ये राय है, तो मैंने अपनी राय का इजहार किया कि मुझे तो ये रास्ता नजर आता है। अच्छा सर, आपने एक और बात की, क्योंकि मैं चाह रहा था ज्यादा से ज्यादा सवालों पे आपकी राय ले लीजिए, बड़ी मुश्किल से आप हाथ हैं हमारे। अभी आपने बात की कि हमारा सियासतदान जो है वो लीड करने के बजाय फॉलो करता है आवाम को, और इसलिए ये मसले हैं। आई एग्री विद यू कि वो आप वही बात करते हैं, वही गुफ्तगू करते हैं जो आवाम सुनना चाहते हैं कि वोट लेना है जी, हमें क्या पड़े, हम आवाम को सीधा रास्ता दिखाएं, ये भटकना चाहते हैं, भटकाए रखो इनको। लेकिन हमने इस मीडिया को भी तो देखा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, पाकिस्तानी मीडिया, वो चैनल्स हों, वो एंकर्स हों, वो यूट्यूबर्स हों, कॉलमिस्ट हों, हम भी तो यही काम कर रहे हैं कि जो आवाम सुनना चाहते हैं वही सुनाते हैं। हम कौन सा उनको कोई अपनी तरफ से बात सुनाने की कोशिश करते हैं? हम भी तो अपनी रेटिंग्स में, अपने व्यूज़ के चक्कर में, सर्कुलेशन के चक्कर में, हम भी तो आवाम को देख कर, उनका मुंह देख के कि क्या इनके कानों को अच्छा लगा वही गुफ्तगू करते हैं। तो हमारे में और सियासतदानों में तो क्या फ़र्क रहेगा सर? हम उनको तो ब्लेम करते हैं कि वो इस तरह की पॉलिटिक्स नहीं करते, हम कौन सा ऐसा जर्नलिज्म कर रहे हैं कि जो मुख्तलिफ हो सर, कि आवाम की रेटिंग लेने के लिए हम भी वही कुछ कर रहे हैं? तो साहब देखें, सोसाइटी में हर एक के अलग रोल है सर। जो पॉलिटिशियन है वो तो लीडर है, हम उन्हें वोट दे के उनसे तवक्को करते हैं कि वो मुल्क की इस्लाह करें। मीडिया लीडर नहीं है। मीडिया के बारे में ये सोचना कि मेरे बारे में कोई अगर ये सोचे या खिलासा साहब के बारे में ये सोचे कि आप लीडर हैं, तो हमारी तो ट्रेनिंग ही लीडर की नहीं है। हम तो ज्यादा से ज्यादा एक राय दे सकते हैं, और राय भी हम अपनी बनाते हैं, हम पब्लिक स्पोक्स पर्सन हैं। हम तो लोगों की जो राय होती है, सोसाइटी के अंदर मौजूद राय, उसका इजहार करते हैं। और हम में से जो दानिश्वर लोग हैं, शायद वो कोई इस्लाह की बात भी करते हो, कोई रास्ता दिखाते हो, लेकिन हम लोग तो लीडर नहीं है, हम तो आम जर्नलिस्ट हैं, रिपोर्टर हैं। नहीं सर, हमने कोई सच्ची झूठी बात नहीं बढ़ाई साहब, कहीं ना कहीं पे लाइन ड्रा, हमने लाइन ड्रा तो करनी है ना, ये बात ठीक है, ये गलत है, कहीं ना कहीं पे कॉलमिस्ट को, ओपिनियन मेकर को, एक होता है रिपोर्टर, रिपोर्टिंग के हद तक आप ठीक कह रहते हैं। अब मैं भी रिपोर्टर हूँ सर, कि आई एग्री कि वही रिपोर्ट करें जो आपके पास है, या सुना है, या देखा है, या वट। लेकिन कहीं ना कहीं पे आपको एक एडिटोरियली तौर पर, जैसे आप कॉलम लिखते हैं या और बहुत सारे लोग आते हैं व्यूज़ का अपना एक्सप्रेस करते हैं, तो उस वक्त आप समझते नहीं है कि कोई उसमें वाइट एंड ब्लैक और उसमें रहना चाहिए, आपको ओपिनियन देनी होती है, जो आप ठीक गलत समझते हैं। हम पॉइंट ऑफ व्यू तो अपना देते हैं सर। देखिए, दुनिया भर में यही तरीका है। आप देखें, फॉक्स जो है
उसका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, वो भी वहां भी मीडिया डिवाइडेड है। वहां भी मीडिया जो है उसके अंदर, तो सवाल ये है कि मीडिया जो है वो कोई पॉलिटिक्स को संवार नहीं सकता। ये अगर सोचा जाए ना कि भाई मीडिया पे ब्लेम दे के कि ये खराब कर रहा है पॉलिटिक्स को, तो ऐसा नहीं है। दूसरी एक और प्रॉब्लम है, दूसरी प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान में इतने प्रेशर है मीडिया पे। एक कोई आजादी थोड़ा है कि भाई आप जो है अपनी आजादी के मुताबिक जो है वो चलें, ऐसा तो नहीं है। पाकिस्तान में तो ना सिर्फ सोसाइटी बल्कि अवाम भी जो है वो आपको मजबूर करते हैं कि आप ये खोलें, और दूसरी तरफ जो है एस्टेब्लिशमेंट मजबूर करती है, तीसरी तरफ हुकूमत मजबूर करती है। तो हम तो हर वक्त हर तरह के प्रेशर में रहते हैं। ऐसा ही है। क्या आपको तो इस बात का अच्छी तरह तजुर्बा है कि हम तो इख्तलाफी बात ही नहीं सुनना चाहते, और हमारा काम ही इख्तलाफी बातें करना है। तो जब हम इख्तलाफी बातें करते हैं तो जो भी हमसे इख्तलाफ रखता है वो हमें ताने भी देता है, गालियां भी निकालता है, और फिर मीडिया को कोसता भी है। तो मेरा ये ख्याल है कि मीडिया की तो बुनियाद ही इख्तलाफ राय पे है, तो इसलिए इख्तलाफ राय तो रहना चाहिए, और अलबत्ता मीडिया पे जो प्रेशर है वो कम होना चाहिए। ठीक है। अच्छा सुहेल साहब, वन लास्ट क्वेश्चन, क्विक अच्छा ठीक है, एक क्विक रिस्पांस दीजिएगा इसके ऊपर। मरियम नवाज का ये कहना था कि इमरान खान इज डन एंड डस्टेड, हिज गेम इज ओवर। जो मौजूदा सर्कमस्टांसेस हैं, आपको लगता है इज डन एंड डस्टेड एंड द गेम इज फाइनली ओवर? मेरा ख्याल है कि अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री देखी जाए तो भुट्टो को फांसी दी गई, उनका वोट बैंक खत्म नहीं हुआ। नवाज शरीफ को नायल किया गया, उनका वोट बैंक खत्म नहीं हुआ। जो है बेनजीर भुट्टो जो है उनको नायल किया गया, अदालतों से सजा दी गई, उनका वोट बैंक खत्म नहीं हुआ। इमरान खान को जेल में भेजा गया है और शायद उन्हें नायल भी कर दिया जाए, लेकिन ये इनका वोट बैंक खत्म नहीं होगा। अच्छा, लास्टली सर बड़ी आप खूबसूरत गुफ्तगू हुई आपके साथ। 24 अक्टूबर को मियाँ साहब ने पेश होना है वहाँ पे अदालत में, कोर्ट में। आपको क्या लगता है सर कि उनकी ज़मानत वो जो दी गई है उनको कैंसिल करके उनको अडियाला जेल भेजा जाएगा, कि जहाँ एक साबिक प्राइम मिनिस्टर साहब पहले भी वहाँ बैठे हुए हैं, साथ वाला सेल जो है वो भी नवाज शरीफ साहब को दिया जाए, बाद में अपील होगी, केस चलेगा, तो हम देखेंगे कि 1-2 महीने तो अभी आप बैठे ना वहाँ पे। या जो आपने बात की अपने कालम में, नहीं कि एवरीथिंग इज सेटल, डील हो गया, कोई जेल शेल नहीं जाएंगे, बड़े बड़े ताकतवर मुल्कों को आज एस्टेब्लिशमेंट की उनको अश्योरेंसेज है। आपको क्या लगता है कि ये पाकिस्तानी तारीख में कोई नया काम होने वाला है 24 अक्टूबर को, कि अडियाला जेल में 2 साबिक प्राइम मिनिस्टर जो है ना वहाँ पे कैद होंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। मेरा ख्याल है कि ये सारी चीजें फॉर्मेलिटी है। राइट। तो जो टारगेट है वो तय हो चुका है, और टारगेट यही है कि नवाज शरीफ जो है उनको लाया जाएगा। लेकिन मेरी फिर आखिरी, चूंकि आपने सवाल किया, तो फिर यही है कि ये इंतकाम का सिलसिला नवाज शरीफ को बंद करना चाहिए। चलते चलते ये बताते जाएं, आपने आखिरी बात की ना सर, आपने आखिरी बात की, ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बनने तो 12 महीने चलेगी हुकूमत, वो फिर फटा करेंगे। अगर शहबाज शरीफ साहब बन गए तो 18 महीने होंगी। आपको क्या लगता है सर, क्योंकि आपने उन पर बुक भी लिखी है, ये गद्दार कौन, और भी बहुत सारे पॉलिटिकल आपके क्रेडिट पे किताबें हैं, सियासत को करीब से देखे। नवाज शरीफ की हुकूमत कितना चलेगी सर? अगर तो रिकंसिलिएशन ना हुई सर, तो ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि फिर हुकूमत लंबी नहीं चल सकेगी। लेकिन अगर रिकंसिलिएशन हो गई, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चार्टर तय हो गया, तो फिर हो सकता है पाकिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ चल पड़े। मैं तो चाहता हूं कि हम स्टेबिलिटी की तरफ जाएं। नई कंपनी आपने लिखा था, आपने खान साहब के दौर में लिखा था कि ये कंपनी नहीं चलेगी। नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, उनकी आती हुई कंपनी चलती लग रही है आपको लंबा अरसा सर? पहले आ लें फिर देख लेंगे। बहुत शुक्रिया सुहेल बड़ाइच साहब, आपने हमें का एक्सक्लूसिव गुफ्तगू की। यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात करेंगे। नवाज शरीफ की वापसी की तैयारियां लीगली बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी हैं, आज उनको प्रोटेक्टिव बेल्स मिल चुकी हैं, और इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ साबिक जज और सीनियर कानूनदान शाखावर साहब मौजूद हैं, होंगे, उनके साथ उनकी माहिराना राय लेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक जज सीनियर कानूनदान शाखावर साहब, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शाखावर साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा शाखावर साहब, जो कल की डेवलपमेंट रही और आज एक बड़ा रिलीफ मिल गया, प्रोटेक्टिव बेल मिल गई है नवाज शरीफ को, एंड ही कैन फाइनली कम विद पीस। 24 तक उनको गिरफ्तार ना करने का हुक्म है। इस सारी डेवलपमेंट को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये तो मुतवक्को था, क्योंकि PMLN और उनकी जो लीगल टीम थी वो तो बड़े पुरअतमाद थे, और उन्होंने एंड तक जो है ये कार्ड ओपन नहीं किए थे। लेकिन
कल जो है डेवलपमेंट जैसे भी आपने बताया हुई कि वो फिर फाइनली इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चले गए और वहां पे जो नवाज शरीफ साहब की 2 अपीलें जो थी कन्विक्शन के अगेंस्ट, वो तो उनकी अदम पैरवी की वजह से जो है वो खारिज हुई थी, लेकिन उसमें साथ ये हुक्म भी था कि जब भी वो पेश होंगे या अपने आप को सरेंडर करेंगे तो वो अगर दरखास्त देंगे तो फिर उनकी अपीलें दोबारा जो है वो बरामद कर ली जाएंगी, रिसरेक्ट कर ली जाएंगी। तो उसी को फिर उन्होंने जो है इन्वोक किया और उसमें जो चूंकि प्रोसिक्यूशन जो थी वो नैब थी और नैब को जो उन्होंने कल भी तो खैर उनके कोई प्रोसिक्यूटर भी मौजूद थे, लेकिन उनको कहा गया कि आप इंस्ट्रक्शंस लेकर आए। तो आज उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि हमें ये प्रोसिक्यूटर जनरल की जानिब से इंस्ट्रक्शंस है कि हम इसको मुखालफत नहीं करेंगे कि अगर इनकी दरख्वास्त मंजूर कर ली जाए और उनकी जो है वो जमानत जो है या राहदारी जमानत जो है वो मंजूर कर ली जाए। तो उस पर फिर आज 2 रुकनी बेंच जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसकी सरबराही कर रहे थे, उन्होंने एक मुख्तसर समाअत के बाद जो है नैब को सुनने के बाद और नैब की जो है नो ऑब्जेक्शन के बाद उन्होंने ये हुक्म जारी कर दिया। 24 तक उनको ना गिरफ्तार करने का जो है वो हुक्म सादिर किया और 24 को वो फिर आएंगे, वो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में भी पेश होंगे और इधर हाई कोर्ट में भी। तो ये यकीनन एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। जो एक बहस चली आ रही थी कि क्या वो एक जो है कॉन्विक्टेड जो है जिनकी सजा अभी तक खत्म नहीं हुई तो उनको अबूरी जमानत मिल सकती है, तो एक मैं समझता हूँ कि एक नई जो है अदालती नज़ीर जो है वो मैं समझता हूँ सामने आई है। जी बहुत शुक्रिया आपका सर, आपने हमें ज्वाइन किया, हमेशा यू आर वेरी काइंड सर। आप जैसे अभी उन्होंने रबिया ने भी कहा, आप खुद एक साबिक जज रहे हैं सर हाई कोर्ट के। ये केस आपके सामने आपने पूरा स्टडी भी किया है, प्रोसिक्यूटर भी हैं, खान साहब के साइफर केस बहुत बड़ा केस है, उसमें भी आप ये प्रोसिक्यूशन का रोल अदा कर रहे हैं सर। आप जज बैठे होते हैं, इससे आप 24 तारीख को आप क्या फैसला करते हैं? वंस ही हैज़ अपीयर्ड, आप उन्हें अडियाला भेजते या उनकी ज़मानत कंफर्म करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंसेस, जो सजाएं जो कुछ भी सारा कुछ आपको पता है, आप क्या करते हैं सर? रोब साहब मैं आपको बताऊं कि मैं अभी भी ये समझता हूं कि ये एक इसको कहते हैं केस ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन सर। ऐसा कभी पहले हुआ नहीं है और ये अभी एक नई जूरिस्प्रूडेंस जो है वो तख्लीक हुई है और आगे भी होगी। इसमें जो एक बुनियादी बात ये है कि जो मियां नवाज शरीफ साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो 2 अपीलें थी उसमें उन्होंने इनकी जो है सजा मुअत्तल की थी 8 हफ्तों के लिए और फिर उसके बाद वो जो है पंजाब गवर्नमेंट को उन्होंने इख्तियार दे दिया था कि फिर आप ज़ाब्ता फौजदारी में आपके पास जो इख्तियारात हैं उसको आप इस्तेमाल करके अगर मुनासिब समझेंगे उनकी मेडिकल कंडीशन देखते हुए तो आप उसमें तोसी कर सकते हैं, उसमें मुअत्तली सजा की मुअत्तली में। तो वो जब उन्होंने ख़त्म कर दी और फिर हाई कोर्ट को भी उन्होंने मुत्तला कर दिया तो फिर उस पर इनके वारंट इशू हो गए, फिर उनको इश्तिहारी भी करार दे दिया गया। तो अब नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में तो इश्तिहारी जो भी होता है वो उसको सरेंडर करना पड़ता है। आपको एक याद होगा कि जनरल मुशर्रफ का एक केस था, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू किया था कि वो जो है वो अपने कोई वापस आना चाह रहे थे या उसको फेस करना चाह रहे थे, तो उस पर एक अदालती नज़ीर एक कायम हुई थी। उन्होंने कहा था कि एक शख्स जो कि इश्तिहारी मुल्जिम हो उसको फिर कोई हकूक हासिल नहीं होते जब तक वो खुद सरेंडर ना करे। लेकिन यहाँ पे एक सिचुएशन वो आपके सरेंडर से मुराद है कि जेल में ना जाए, गिरफ्तार ना हो, मतलब जेल में ना जाए, बस सरेंडर से मुराद ये है अदालत के सामने पेश हो। देखिए अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अब इस सूरत में ये था कि उनकी सजा जो मुअत्तल हुई थी वो रिकॉल कम अज कम कभी भी नहीं हुई थी, उनके गो के वारंट गिरफ्तारी जरूर निकले थे। अब जो जमानत होती है एक दफा दे दी जाए, खासतौर पे कब्ल गिरफ्तारी या एक दफा कोई भी अबूरी जमानत भी हो जाए, तो वो उस वक्त तक वो जो है गैर मौसर नहीं होती जब तक कि उसको एक स्पेसिफिक ऑर्डर के जरिए वापस ना ले लिया गया हो, उसको रिकॉल ना कर लिया गया हो। तो एक आर्गुमेंट जो PMLN की लीगल टीम का वो ये भी था कि ये जो आपने इनको मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर उनकी जमानत दी थी और सजा मुअत्तल की थी, वो कभी भी वो ऑर्डर रिकॉल नहीं हुआ। तो उन्होंने उनके मुताबिक उस जमानत की कंसेशन को
जो है वो मिसयूज नहीं किया। मिसयूज ऑफ वो कैसे होती है कि आप जो है वो जो केस के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश करें या दोबारा क्राइम रिपीट करें। तो ये उनकी जो है वहां पे कंटेंशंस थी हाई कोर्ट के सामने। लेकिन उसमें ज्यादा जरूरी बात यह है कि चूंकि नैब जो कि प्रोसिक्यूशन है इसमें, उन्होंने जब कोई एतराज नहीं किया और उन्होंने कहा कि ठीक है कि उनकी जमानत वो जो अपीलें हैं उनको बरामद कर लिया जाए और उनको मेरिट्स पे सुन लिया जाए और इनको जो है अबूरी जमानत दे दी जाए, तो उसके बाद फिर मैं समझता हूँ कि अदालत के पास, जो हाई कोर्ट के पास और कोई चारा नहीं था कि नहीं वो सर, मैं 24 का पूछ रहा हूँ सर। आप उस तरफ आ नहीं रहे, आप हमें पतली गली में लेकर चले गए। मैं जरा सामने वाली गली में आ रहा हूँ सर कि ये 24 को आप जज होते, क्योंकि आप जज रहे हैं, आपने फैसले किए हुए हैं, आपने जमानत कंफर्म कर देनी थी कि केस चलता रहेगा, अपीलें होती रहेंगी, तो अभी तो आप जाए ना आप रेमेंड जाए, इलेक्शन वगैरह की तैयारियां करें, या आप कहते नहीं सर वो सरेंडर वाली बात जो आपने की है। और मुझे याद पड़ता है आफ्ताब शेरपो साहब जो है वो भी ये तब स्कॉन्डर थे मुशर्रफ साहब के दौर में, वो वापस आए थे, वो भी गिरफ्तार हुए थे, फिर अपीलें हुई, जमानतें, और बाद में जनरल साहब ने, जिनको बड़ा उनका सुनहरी दौर कहा जाता है, उन्होंने उन्हीं को वजीर दाखिला बना दिया था, जो $100 मिलियन के उसमें मनी लॉन्ड्रिंग में वो तब स्कॉन्डर थे। तो सर आप चले इस तरह देख लेते हैं, आपके लिए यस नो करना मुश्किल हो जाएगा। आप क्या पॉसिबिलिटी देख रहे हैं 24 को कि जजेस का माइंड? मेरा ख्याल है कि मैं पॉसिबिलिटी यही देख रहा हूँ कि उसमें चूंकि आज का भी जो फैसला है ये भी एक अनप्रेसिडेंटेड फैसला है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है सर। तो आप 24 को भी मैं समझता हूँ कि वो इनकी जो अपीलें हैं वो बिल्कुल समाअत के लिए सामने आ जाएंगी और उसमें ये हुक्म बिल्कुल सादर हो सकता है हाई कोर्ट की तरफ से कि ये जो है अपीलों की समाअत तक जो है ये ज़ेरे हिरासत नहीं रहेंगे और उनको वो सजा मुअत्तल जो है वो 426 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत बिल्कुल कर सकते हैं और उसके इम्कानात भी मौजूद है। अच्छा सर, ये बताइए कि इसी केस में जिससे का हवाला वो देते हैं और नवाज शरीफ साहब की डिफेंस टीम देती है, वो कहते हैं मरियम नवाज साहब और कैप्टन सफदर इसमें को अक्यूज थे, उनको भी 7 साल 1 साल सजा हुई थी, जिनको लास्ट या सितंबर में मेरा ख्याल है अगेन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 ऑनरेबल जजेस थे जो अभी भी मौजूद है, सर्विंग हैं, उन्होंने इसी केस से इक्विट कर दिया था उनको। तो वो कहते हैं केस तो ऑलरेडी इट्स इन द टैटर्स के 2 को अक्यूज थे, जो सजाएं जिन्हें मिली हुई थी वो बरी हो गए, तो फिर मियाँ साहब को कैसे सजा दे सकते हैं सर? अगेन हाउ डू यू फील दैट? आपकी क्या इस पर राय है सर? देखिए, मैं आपको बताऊं कि किसी भी मुकदमे में जो एक से ज्यादा मुल्जिमान हो और उनको सजा हुई हो, तो हर एक का केस जो है वो अपने अपने मेरिट्स और अपने अपने मैग्नीट्यूड के मुताबिक होता है। तो मैं समझता हूँ कि गो के मरियम नवाज साहिबा और कैप्टन सफदर जो है उनका केस जो है वो इनसे जरा हट के था, डिस्टिंग्विशेबल केस था। लेकिन एक चीज जरूर होती है कि अगर एक ही मुकदमे में किसी की बरियत हो जाए, उनकी सजा के बाद अपील कोर्ट अगर बरी कर दे, तो वो जो रिमेनिंग एक्यूज हैं उनके लिए उसका फायदा जरूर होता है। लेकिन ये कोई एक स्ट्रिक्ट सेंसो एक बिल्कुल वो एक उसूल नहीं है, क्योंकि हर एक केस को अपने मेरिट के मुताबिक देखना है। लेकिन इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट ये जरूर है सर कि आपने देखा होगा कि वो जो जज थे मलिक साहब जो फौत भी हो चुके हैं, तो उनका जो एक मामला जो वीडियोस का, उनकी ऑडियोस का और वीडियोस का आया था और वो सुप्रीम कोर्ट तक गया था, और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने फिर उनको यही हिदायत की थी कि आप ये मामला जो है, चूंकि आपकी अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर तजवीज़ हैं, तो आप ये ऑडियोस का मामला भी जो है ये उधर ले जाएं। और अरशद मलिक साहब का जो जितना भी उनका बयान हल्फी था और उनकी जो भी कंट्रोवर्सी थी, अब वो भी इस अपील का जो है वो हिस्सा बिल्कुल बनेगा और उसको भी देखा जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ हमने सर नोट किया सर शाखावर साहब कि इनके शरीफों के जब केसेस होते हैं, कोई हाई कोर्ट किसी में बरी कर दे या केस को क्लोज कर दे, तो नैब आगे जाके अपील नहीं करता। हमने देखा इनका हुदैबिया पेपर मिल बड़ा स्ट्रांग मतलब क्लोज एंड शट केस था, जिसमें उनके इसाक डार साहब का बयान हल्फी था 42 पेजेस का, जिसके बाद उनको नैब के जन अमजद साहब के साथ डील करने के बाद रिहा हो गए थे और सारी चीज़ें दी थी। वो भी उस वक्त नैब के, मुझे याद है लाहौर हाई कोर्ट ने उसको बंद कर दिया था, तो उसके बाद चेयरमैन थे कमर जमान चौधरी साहब, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में उनको जाके चैलेंज नहीं किया था हाई कोर्ट की। अब हम देख रहे हैं कि मरियम नवाज साहिबा का जो केस था पिछले साल वाला,
जब इनको आके इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनको बरी किया केस में से, तो नैब ने इनको भी अगर जाकर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया सर, तो हाउ डू यू व्यू दैट कि दोनों केसेस में इनको चैलेंज नहीं किया गया? बात ये है कि ये हालात और वक्त जो है वो भी एक बहुत बड़ा वजह बनती है किसी भी ऐसे फैसले का। अब देखें कि वैसे तो अगर आप नैब ऑर्डिनेंस को देखें तो उसमें किसी भी अदालती फैसले से अगर नैब अगर मुत्तफिक ना हो या नाखुश हो तो वो प्रोसिक्यूटर जनरल जो है वो कॉम्पिटेंट होते हैं कि वो उसके खिलाफ अपील, या अगर सजा हुई है तो उसकी एनहांसमेंट के लिए भी वो जा सकते हैं, अगर बरीयत है तो वो उसके बरीयत के खिलाफ भी अपील फाइल करते हैं, लेकिन उसमें प्रोसिक्यूटर जनरल ने फैसला करना होता है। तो अब मरियम नवाज साहिबा और कैप्टन सफदर की जो बरीयत हुई है वो फिर ज्यादा जो है वो बेहतर तो प्रोसिक्यूटर जनरल नहीं, उसकी वजह ये तो नहीं थी कि उस वक्त शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बन चुके थे, नैब चेयरमैन वो लगा चुके थे, लिहाजा नैब ने कोई ज़रूरत नहीं समझी कि हम जाएं और मतलब प्राइम मिनिस्टर की फैमिली के लोग हैं इसमें, इसलिए उन्होंने चैलेंज नहीं किया होगा सर? देखिए, इसको आप बिल्कुल रूल आउट नहीं कर सकते, ये मुझे भी और आपको भी पता है कि हालात और वक्त के मुताबिक चीजें जो हैं वो बदलती रहती है और इसको आप रूल आउट नहीं कर सकते जो अभी आप फरमा रहे हैं। लेकिन हुदैबिया पेपर मिल्स में मैं आपको गुजारिश कर दूं, वो बेसिकली हुदैबिया का ये था कि उसके बारे में पिटिशंस आई थी कि इनकी जो इन्वेस्टिगेशन है उसको रोक दिया जाए। तो उस पे जो है वो 2 रुकनी बेंच जो है वो लाहौर हाई कोर्ट का तश्कील दिया था उस दरख्वास्त के ऊपर, उस पे उनका जो है मुनकसम फैसला आया था। एक जज साहब ने जो है वो कह दिया था कि बिल्कुल इसको रेफरी जज के पास गया था सर, वो इन्वेस्टिगेशन को क्वाश कर दिया जाए, जबकि दूसरे जज जो है उनकी अदरवाइज राय थी कि उन्होंने कहा था कंटिन्यू रहना चाहिए। तो जब 2 जजेस के दरमियान इस तरह इख्तिलाफ राय आ जाए एक बेंच में, तो फिर वो एक रेफरी जज के पास चला जाता है। तो रेफरी जज ने जो है वो भी ये जो उन जज के साथ जो है वो अपनी वोट जो है इस्तेमाल किया था जो कि इसकी क्वाशिंग के उसमें थे कि इसको ज्यादा आगे तूल ना दिया जाए और उसको रोक दिया जाए इन्वेस्टिगेशन। सर बहुत शुक्रिया आपका सर, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा मतलब सही से एजुकेट। शाह खबर साहब हमारे साथ एक्सक्लूसिव गुफ्तगू कर रहे थे और यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे साथ सुहेल भट्टी साहब मौजूद होंगे, उनसे हम जानेंगे कि जो सहाफ़ियों की मुलाकात हुई और जो वो भी उस मुलाकात में शामिल थे सदर आरिफ अलवी से, उस मुलाकात में क्या बातचीत हुई। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ टेलन न्यूज़ सुहेल भट्टी साहब, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सुहेल साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सुहेल साहब, मुलाकात हुई है कुछ सहाफ़ियों की ऐवान सदर में सदर पाकिस्तान से, आप भी उस मुलाकात का हिस्सा थे, एजेंडा क्या था इस मुलाकात का? जी देखिए, बुनियादी तौर के ऊपर तो वो 23 अक्टूबर को एक हर साल एक इवेंट होता है ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से शोरगुआही फैलाने से मुतल्लिक, लेकिन इस मरतबा सदर मुमलिकत की तरफ से पहले उससे कुछ रोज पहले ही बुला लिया गया। तो हमारे दिन में बहुत से सवालात थे कि एक इंटरेक्शन होगा और चलिए जो मौजूदा सियासी हालात चल रहे हैं इस हवाले से कुछ गुफ्तगू का मौका मिलेगा, कुछ सवाल जवाब करेंगे। तो अगर तक वहां पर पहुंचे तो अगेन उन्होंने कहा कि मैंने ये लास्ट मेरा ये है तो मैंने कहा थोड़ा सा अवेयरनेस कैंपेन को ज्यादा बढ़ाया जाए, लेकिन उसके दौरान जब कुछ सवालात रेलेवेंट हो चुके तो फिर हमने सियासी हवाले से ईवान सर काफी अच्छा तवज्जो का मरकज बना हुआ है। जैसे मुख्तलिफ मोहम्मद अली दुरानी साहब पहले एक्टिव हुए, उसके बाद PTI के कुछ रहनुमाओं ने उनसे मुलाकात की, तो उनसे सवाल जवाब हुए। पहले तो वो गुरेज कर रहे थे, लेकिन उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बड़ी नॉर्मल थी, फील ये हो रहा था कि बात करना चाहते हैं लेकिन किसी कमिटमेंट के साथ है कि ज्यादा सियासी सूरत हाल पर बात नहीं करें। तो फिर उन्होंने उसके साथ साथ उन्होंने एक बहुत तफसील से बात की कि पाकिस्तान के अंदर जो मेंटल स्ट्रेस है, जहनी तनाव है, वो बहुत से जुराइम का बायस बनता है। बहुत से उन्होंने एग्जाम्पल दी। तो वहीं से फिर डिस्कशन स्टार्ट हुई, उनसे गपशप हुई और हमने कहा कि चलें ऑफ द रिकॉर्ड ही आपसे बात कर लेते हैं। तो स्पेशली जो 9 मई का वाकया था, जिस तरीके से लोगों ने कुछ रहनुमाओं ने और कुछ लोग जनरल पब्लिक ने रिएक्ट किया, क्या ये भी एक ज़हनी तनाव का नतीजा था? और उसके बाद बिलखुसूस उनसे सवाल हुआ चेयरमैन PTI से मुतल्लिक कि आपके पास क्या रिपोर्ट्स आई हैं कि उनकी ज़हनी हालत कैसी है। तो उसके हवाले से वो हमेशा जो भी सवाल हुआ उससे मुस्कुरा देते और इनडायरेक्टली वो जवाब देते रहे। जैसे कि इमरान खान की ज़हनी सेहत के हवाले से बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं उस पर तो बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमाए जो कि काबिल रहम है। और साथ ही जो मुल्क की सूरत हाल थी और जो मेंटल स्ट्रेस के हवाले से बात की, तो उन्होंने कहा कि मेरा अपना जिंदगी का एक्सपीरियंस है कि हमें लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए, हमें औफ़ दरगुजर से काम लेना चाहिए। एक हदीस का भी उन्होंने हवाला दिया। आपने उन्होंने कहा ये मेरा, हाँ सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, वहीं से शुरू कीजिएगा। वो हदीस से जो आप बता रहे थे, आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये कहा कि उसको ज़हनी तौर पर अल्लाह उन पे
ये रहम करे जिनकी जहनी हालत जो ठीक नहीं है, तो उनका इशारा किसकी तरफ था? यानी रीडिंग जो आप इतने इतने बड़े टॉप के सारे जर्नलिस्ट इकट्ठे थे, तो रीडिंग क्या थी कि किसको कह रहे थे? ये स्पेसिफिक क्वेश्चन था ना, वो इमरान खान का नाम कोट करके क्वेश्चन किया गया था कि वो जेल में है और आपने पता किया कि उनकी ज़हनी हालत कैसी, क्योंकि उनको बहुत फोकस था कि पाकिस्तान के अंदर मेंटल स्ट्रेस लोग बहुत ज्यादा लेते हैं, जिसकी वजह से बहुत से जुराइम जन्म लेते हैं और बहुत से मसाइल पैदा होते हैं। नहीं, जो रहम वाली बात उन्होंने की, नहीं जो रहम वाली बात की खान साहब के मुखालफिन के लिए की कि उनकी जहनी हालत में रहम है, या क्योंकि सवाल खान साहब के बारे में था, उनके बारे में कहा है उन्होंने? आपकी क्या रीडिंग थी कि मुखालफिन के बारे? ये थी कि वो दोनों को मैसेज दे रहे थे कि इमरान खान साहब के हवाले से रहम की बात कर रहे थे और उसके साथ साथ उन दूसरे लोगों को जिनकी वजह से इमरान खान इस मुश्किल सूरत हाल में है, वो ये चाह रहे थे कि अफो दरगुजर से काम लिया जाए, मामला बेहतर अगर बनाने हो, वो जाती जिंदगी में हो या इज्तिमाई सतह पर हो, तो अफो दरगुजर और माफी से काम लेना चाहिए। ये किसी ने पूछा नहीं उनसे सदर अलवी साहब से कि जब खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे और वो सदर थे, तो उस वक्त उन्होंने कभी ये बातें खान साहब या उनकी हुकूमत को भी कहीं कि हमें जरा थोड़ा सा कोई दरगुजर से, कोई माफ़ी से, कोई स्लो करके चीज़ें लेनी चाहिए? उस वक्त भी तो 30-40 लोग उन्होंने उठा के जेलों में डाले हुए थे। काजी फैज़ ईसा साहब के खिलाफ उन्होंने रेफरेंस उन्होंने खुद भेजा था, तो वो भी तो कह सकते थे उस वक्त। ये सारी बातें क्यों आखिर पे याद आते हैं? वंस इट्स टाइम टू गो होम। तो किसी सहाफ़ी ने पूछा नहीं उनसे कि सर आपने कभी किसी चीज़ को रोका, कभी उनको बताने की कोशिश की कि सर हम ये काम ना करें, कल को हमारे गले भी पड़ सकता है? ये पूछना चाहिए था, मेरा ख्याल है। ये बिल्कुल सवाल हुआ, ये बिल्कुल सवाल हुआ। इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक सवाल हुआ और हर दफा वो बड़े मुस्कुरा देते, तो इसके सवाल में उन्होंने ये कहा, और जब उनसे ये सवाल इस अंदाज में हुआ कि आप कोई ऐसा स्टैंड लेते, कोई ऐसा एक्ट करते जिससे कोई नई तारीख रकम होती, तो उन्होंने इसका भी बड़ा मुस्कुरा के जवाब दिया कि मेरी 73 साल उम्र हो चुकी है, मैं कोई ऐसा काम क्यों करूं, जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो बाद में लोग मेरा नाम लेते रहे तो मुझे उससे क्या फायदा होगा। तो लगता ये था वो बिल्कुल मुतमईन है और किसी ऐसे उस पर काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट के ऊपर, या आने वाले दिनों में जो नया सियासी मंजरनामा है फ्यूचर के अंदर भी उनसे कहा कोई बड़ी अहम जिम्मेदारी, तो उन्होंने कहा जी कोई इरादा ऐसा नहीं है, लेकिन वो कोई ऐसी चीज पर काम जरूर कर रहे हैं जिसके नतीजे में जो हालात चल रहे हैं उन हालात को सुधारने में माइनस इमरान खान साहब को चीजों पे काम हो रहा है और उसके अंदर अलवी साहब ऑन बोर्ड है। ये उनकी बॉडी लैंग्वेज भी बता रही थी, उनके जो सवालात के जो जवाबात थे उससे भी रिफ्लेक्शन मिल रही थी कि वो उन तमाम लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं जो कि पीटीआई का नया फेस निकाल कर आगे ला सके, और उसके ऊपर वो बिल्कुल ऑन बोर्ड है। अच्छा, इससे पहले रबिया सवाल करें, मैं इसी पे आपने बड़ी अहम बात की है, वो ये कहते हैं मैं ऐसा क्यों काम करूं जिसके बाद लोग मुझे याद करें, अगर मैंने मर जाना है तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? दैट्स व्हाट ही सेड। जो आप बात करें पहले इसको कंफर्म कीजिएगा ताकि मैं फिर अगला सवाल इसी से रिलेटेड। बिल्कुल एग्जैक्टली उनकी ही बात था। असल में जो हालात चल रहे थे तो उनसे कहा गया कि आप कोई ऐसा कुछ काम करें आगे बढ़ के, पहले अगर नहीं कर सके तो अब कर गुजरें जिससे आने वाले दिनों में तारीख आपको याद रखे, पाकिस्तान के हालात जिस नहज पर पहुंचे हुए हैं वो कुछ संवर सकें, कुछ बेहतरी आ सके हालात के अंदर, तो आपको लोग याद रखेंगे तारीख में। तो उन्होंने कहा जी कि मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं ऐसा कोई काम करूं कि तारीख में मुझे याद रखा जाए। तो ये 73 साल मेरी उम्र हो चुकी है, वैसे अजीब बात है, दैट्स वेरी स्ट्रेंज कि पॉलिटिशियन हूं या बड़े लोग हूं, लीडर्स हूं, रिफॉर्मर हूं, वो तो आते इसलिए हैं कि सोसाइटीज़ को लीड करने के लिए, बड़े काम करने के लिए, ताकि अपनी कौमों को भी आगे लेकर जाएं, माशरों को भी लेकर जाएं, लोग उनको याद रखें। तो खान साहब तो ये सारी तकरीरें इसी बात पे करते थे कि हमारी लेगेसी क्या होगी, हम अपने बच्चों के लिए, नस्लों के लिए हम क्या छोड़ के जाएंगे। वो अभी भी तारीख की किताबें पढ़ रहे हैं जेल में, मेरा ख्याल है। तो अलवी साहब को कोई परवाह नहीं है कि मतलब मेरे जाने के बाद मेरी लेगेसी क्या है, अल्लाह उन्हें लंबी उम्र दे, या एक दिन साहब ने मरना ही है, तो इट डजंट केयर कि वंस आई एम गॉन तो उसके बाद लोग क्या कहते हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं। बट दैट्स वेरी स्ट्रेंज आर्गूमेंट। तो फिर क्या करने आए थे पॉलिटिक्स में, चीज़ों में, और यहाँ सदर बनने या यहाँ पे हमारे हुक्मरान बनने? अगर उन्हें अपनी लेगेसी से कोई ऐसे काम करने से उन्हें दिलचस्पी ही नहीं है कि लोग मुझे याद करें या ना रखें, मैं मर गया तो बस इट्स ऑल ओवर। ये बिल्कुल ऐसा, ये बड़ा शॉकिंग था उनका ये जवाब, मेरे लिए भी जवाब। और लगता यही था कि वो प्रेसिडेंट बन चुके हैं, उन्होंने इस पोर्टफोलियो को एंजॉय कर लिया है, और जो पाकिस्तान की सियासत के जितने उतार चढ़ाव थे, जो सारे लेवल थे, वो देख लिए, और जो कुछ हो रहा है उनके लीडर की सियासी हिकमत अमली के नतीजे में, तो मेरे ख्याल में वो इसमें मुतमईन है कि मैंने ताहयात उनको एज ए फार्मर इसके प्रेसिडेंट के तौर पर बहुत सारी मराहत हैं। ताउम्र पेंशन मिलती है 8-10 आपको लाख, आपको ये सरकारी घर इस्लामाबाद में पूरे का पूरा हमेशा मिलता है, गाड़ियाँ मिलती हैं, कुक मिलता है, ड्राइवर मिलते हैं, स्टाफ मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। सो तो ही हैज़ ए गुड इनिंग्स, मतलब है उनको तो आप कह रहे, वो कहते हैं मुझे क्या परवाह है उसके बाद लोग मुझे याद रखे ना रखें, या मैं क्यों ऐसा काम करूँ को याद रखा जाऊँ। अमेजिंग जी। अच्छा, क्विकली सुहेल भट्टी साहब, दो इश्यूज हैं जिस पे जरा बताइएगा उनका कमेंट, उनसे कोई सवाल हुआ इससे मुतालिक। रऊफ हसन और बैरिस्टर उमैर की मुलाकात हुई कुछ दिन पहले उनसे, इस मुलाकात के बारे में उन्होंने कुछ बताया?
जी, ये उनसे भी बिल्कुल एक स्पेसिफिक उनसे क्वेश्चन हुआ, लेकिन इसके ऊपर वो कोई बात करने को तैयार नहीं थे। और जिस अंदाज में वो मुस्कुराते थे, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, उससे ये बिल्कुल इंप्रेशन था कि एक अंडरस्टैंडिंग के तहत वो इस इशू पर बात नहीं करना चाहते। लेकिन जितनी चीजें हो रही हैं उसके अंदर एक्टिवली इन्वॉल्व हैं। पीटीआई के अंदर जो मामला को उन्होंने थोड़ा सा सुधारना है। ये अच्छा, अनदर क्वेश्चन ये बताएगा कि इमरान खान ने कुछ दिन पहले उनसे नाराजगी का इजहार किया अलीमा खान साहिबा के थ्रू, उसके ऊपर कुछ कहा उन्होंने? ये उनसे इनडायरेक्टली क्वेश्चन हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि आप इस चीज को जाने दीजिए ना, आप इस चीज को जाने दीजिए, और कोई बात कर। लास्टली मुझे याद है, प्रोग्राम बंद होने वाला, मुझे उसका शेक्सपियर का ड्रामा हेमलेट याद आ गया। उसमें क्लाडियस के बारे में वहां पे आता है कि जनाब के जो बंदे ज्यादा मुस्कुराते हो ना, उनके बारे में शेक्सपियर की राय कोई अच्छी नहीं थी। आपने बार बार कहा ना मुस्कुरा रहे हो, नहीं, स्माइल एंड दाऊ भी, ये आगे मैं लफ्ज नहीं कहता, ये प्रेसिडेंट साहब के ऑफिस के बारे में ठीक नहीं होगा। स्माइल एंड दाऊ भी, ये कोई वी से लफ्ज शुरू होता है। बहरहाल तो वेरी मच, बहुत शुक्रिया सोहेल भट्टी साहब हमसे गुफ्तगू करने के लिए। और यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।